हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और अगर अभी तक हमने जो फिज़िक्स पढ़ाई है उसमें अगर आपको कहीं भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करने वाले हैं कि आज आप लोगों का एक नया टॉपिक चलने वाला है। लेकिन कल हम लोगों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और कह सकते हैं कि जो आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा होती है इसको लेकर के हमने कुछ चर्चाएं की थी, ठीक। आज हम एक क्वेश्चन जो हमने आपसे दिया था कि मटके का पानी जो होता है वो ठंडा क्यों रहता है, किसके कारण रहता है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि घड़े में पानी रख देते हैं और वो बहुत ठंडा रहता है गर्मियों में। क्यों रहता है, इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है, वो समझना है हम लोग को। समझ रहे आप? देखिए, हमने जैसे कल पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी पानी को, कोई भी पानी है और इसे उड़ना है, मतलब भाप में बदलना है, तो इसे कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी ये भाप में बदलेगा। तो हमें इसे कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? 540 कैलोरी की ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। ये बात हमने कल की थी, ठीक। और हमने ये बताया था कि अगर कोई भी बर्फ़ है और वो पानी में बदल रही है तो उसे भी कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इस ऊष्मा के पास मान के चलिए अगर ये भाप बदल रही है, अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का जल था, अगर भाप बदलेगा तो 100 डिग्री की ही तो भाप रहेगी, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऊष्मा होगी, उसका नाम क्या होगा? 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होगी। बस इतना याद आपको रखना है कि जो भाप बनेगी उसका भी तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन उसके पास 540 कैलोरी की ऊष्मा एक्स्ट्रा होगी। समझ में आई बात? ये एक्स्ट्रा होगी और बाद बाकी इक्वल हैं दोनों। ऐसा ही हमने बताया था कि जो बर्फ होगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी और जल होगा वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, लेकिन इसके पास कुछ ऊष्मा होगी और उसे हमने क्या कहा था? 80 कैलोरी की ऊष्मा उपस्थित होगी, तभी ये क्या होगा? पानी, मतलब बर्फ जो होगी वो पानी में बदलेगी। समझ में आई बात? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई थी कल, तो आज के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आज भी कुछ क्वेश्चन है, एक आध दो, उसको डिस्कस करके हम फिर आगे अगला चैप्टर पढ़ाते हैं आपको, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको बताएंगे, ठीक। पहले इतना समझते हैं, एक आध दो जो क्वेश्चन दिए थे कल उसके बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कि जो आप देखिए, हमने एक सुराही ली या कह सकते हैं क्या, घड़ा लिया और घड़े में पानी भर दिया, ठीक। ये घड़ा था और इसमें आपने पानी भरा। जब आपने इसमें पानी भरा तो इस मटके में ये क्या होता है? मिट्टी का घड़ा बना हुआ होता है और ये घड़ा जो होगा जब भरेगा पानी से तो इसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें मटके पे। तो ये क्या होता है कि पानी जो होता है वो अंदर से कुछ बाहर निकल आता है ना। तो जब बाहर निकलता है तो इसकी कुछ बूंदें जो होती हैं वो इस तरीके से पानी की बूंदें बाहर आकर के इस घड़े के आसपास आ जाती हैं, मतलब चारों ओर उपस्थित हो जाती हैं। अब देखो, ये तो लाजमी था कि जो पानी है वो भाप में बदलेगा ज़रूर, और जब ये पानी भाप में बदलेगा तो इसे कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसकी बात कर रहे हैं हम। अब देखो, ये जो जल निकल के आया इन छिद्रों से, पोर्स से, तो जब ये बाहर निकल के आया तो ये भाप में बदलेगा, ज़रूर बदलेगा भाप में। जब ये भाप में बदलेगा तो ये उड़ेगा ज़रूर। उड़ने के लिए, भाप में बदलने के लिए इसे 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, याद रखें। अब ये जो जल होगा वो 540 कैलोरी की ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करेगा? जॉन, ये कह सकते हैं छोटी छोटी सी बिंदी रखी हैं, यही तो जल था ना। अब जब ये यहाँ से उड़ेंगी तो इस मटके से ऊष्मा को प्राप्त करेंगी। कितनी? 540 कैलोरी की ऊष्मा इस मटके से प्राप्त करेंगी और उड़ जाएंगी। जब ये 540 कैलोरी की ऊष्मा मटके से प्राप्त करेंगी तो श्योर बात है कि मटके का तापमान कम होगा, और जब मटके का तापमान कम होगा तो कम होगा तापमान तो क्या होगा? पानी सही रहेगा, मतलब ठंडा रहेगा। तो यही रीज़न है
कि इस मटके से जब वो बूंदें बाहर भागती हैं, उड़ती हैं, तो क्या होता है कि उसे 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है और वो ऊष्मा इस मटके से ही प्राप्त करती हैं, जिसकी वजह से मटका का पानी ठंडा रहता है। अगर आप कहो कि हम एक बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में पानी भर दें तो रख दो भर के, क्या ये गर्म नहीं होता है कभी? मतलब ठंडा ही नहीं होगा ये, इसमें ठंडा नहीं रहता है, इसमें गर्म हो जाता है पानी अगर आप भर के रख देंगे गर्मी के समय। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें थोड़ी ना यहाँ पानी निकल के बाहर आता है। हाँ, अगर आप क्या करें, इसके ऊपर कोई कवर चढ़ा दें, ठीक, कवर चढ़ा दिया आपने, और ये कोई कह सकते हैं कपड़ा चढ़ा दें आप, या कोई जूट टूट वाले जो कह सकते हैं बोरे वोरे आते हैं वो चढ़ा दें आप। तो अब अगर आप इन्हें इसको भिगो कर रखा है इस कपड़े को, तो अब ये कपड़े के पास जल है, अब ये जल उड़ेगा तो ये 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो वो इसी से लेगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में यहाँ जल होता ही नहीं है, तो वो उड़ेगा क्या बात का। तो इसलिए प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल रहता है मटके की अपेक्षा, क्योंकि मटके में जो होता है वो ठंडक रहती है। समझ में आई बात? तो सर्दियों में आपको घड़े में पानी नहीं रखना है, क्योंकि वो ठंडा रहता है और भी ठंडा हो जाएगा। और गर्मियों में आपको घड़े में रखना है, क्योंकि ये ठंडा होगा, है ना। बाष्पीकरण के कारण आपका मटके का पानी क्या होता है? ठंडा रहता है। ठीक, याद रखिए किसकी वजह से रहता है? इसकी वजह से। ठीक, अब चलिए जरा, अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या? अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जल में जलने के कारण, देखिए जैसे आपसे ये क्वेश्चन कहता है भाप से जलने की अपेक्षा, भाप से जलने की अपेक्षा जल के जलने से अधिक कष्ट होता है, जलने से अधिक कष्ट होता है। क्यों होता है कष्ट? समझिए, आपको ऐसा करें कि आप यहां जल लिखें और वहां पर भाप लिखें, यहां जल लिखें, ठीक, भाप यहां नोट करें। वो बात ये कह रहा है कि भैया अगर आप मान के चलिए पानी उबल रहा था और भाप उबल रही थी, कहने का मतलब है कि ये जो है वो जल में अगर हम तापमान दे रहे थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक, आपने बर्न किया और यहाँ से इस पानी को गर्म कर रहे थे आप। जब इस पानी को आप गर्म कर रहे थे तो गर्म करने के दौरान ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और आपने इसमें तुरंत से हाथ डाला, ठीक, तो आपको कुछ जलन महसूस हुई। लेकिन जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा तो इसकी कुछ भाप उड़ रही थी इसी पानी की। अचानक से इस भाप में आपका हाथ चला गया तो आपको कष्ट किसमें सबसे अधिक होता है? इस जल में हाथ में डालने से कम दर्द होगा, इस भाप से अगर आप जल गए तो अधिक क्या होगा? दर्द होगा। क्यों होगा? वो यही बात कर रहा, अधिक कष्ट होता है। क्यों? अगर आप भाप से जल गए हैं तो आपको अधिक कष्ट होगा कहीं जल की अपेक्षा। याद रखिए क्यों? क्योंकि ये जब जल भाप बदलेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तो इस भाप के पास भी है, लेकिन जब ये उड़ेगा भाप में तो इसके पास क्या एक्स्ट्रा होती है? बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। कितनी? 540 कैलोरी की गुप्त ऊष्मा इसके पास उपस्थित होती है। इसीलिए ये क्या होता है? एक्स्ट्रा लेकर के चलता है। इसलिए इसके पास अधिक ऊष्मा होने के कारण, देखो 100 तो इसमें भी थी, 100 इसमें भी थी, लेकिन इसके पास इतना एक्स्ट्रा ऊष्मा थी, इसकी वजह से हमें भाप में जलने से अधिक कष्ट होता है। जल में इतना जलने से कष्ट नहीं होता है। अगर आपकी मम्मी सब्जी या खाना बना रही हो तो जब जाना आप उसमें जल में डुबो देना हाथ, आपको कम कष्ट होगा। लेकिन आप अगर भाप में जला दिया, अपने हाथ को लगा दिया ना, तो उस भाप में अधिक कष्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास 540 कैलोरी की ऊष्मा एक्स्ट्रा है, इसलिए। ठीक है, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन जो हमने आपको कराए हैं, आपको याद रखने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं और अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं कि ग्रेविटी होती क्या है, कैसे क्या है,
क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन, ठीक, क्या होता है इसके बारे में समझें भाई। अब हुआ क्या ग्रेविटेशन के बारे में, तो न्यूटन आए। कौन आए? न्यूटन साहब आए, और न्यूटन साहब ने ये कहा, भैया देखिए ब्रह्मांड में जितनी भी कोई भी वस्तुएं उपस्थित हैं, अगर वो आपस में कहीं रखी हैं तो उन दोनों की, अगर उन वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल लग रहा होगा। उन्होंने ये बात बताई कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं जिनका कुछ द्रव्यमान है, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान होने से उनमें क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। ये बात उन्होंने बताई, और इन्होंने जो बात बताई वो क्या कहलाया? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाया। क्या कहलाया? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाया। समझ में आई बात? ये ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा लिख सकते हैं आप, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में बताएगी बातें। समझ में आई बात है कुछ? मतलब इन्होंने ये बताया, भैया देखें क्या बता डाला इन्होंने, ये बताया कि अगर दो वस्तुएं हैं और इसका मान के चलिए m1 द्रव्यमान है और इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है, अगर इन दोनों वस्तुओं का कुछ द्रव्यमान है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। क्या है आकर्षण? मतलब एक दूसरे को आकर्षित करने की क्या करेंगे? एक शक्ति होगी। ये आपस में एक दूसरे की ओर मिलेंगी क्योंकि इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। समझ में आई बात? तो ये बात इन्होंने बता दी। किसने बताई? न्यूटन साहब ने बताई। आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और क्या बताया कि ब्रह्मांड में यदि कोई भी दो वस्तुएं हैं और उनका अगर कुछ भी द्रव्यमान है तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, और जो आकर्षण बल लगेगा वही आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, बात समझ में आई? जो आकर्षण बल लगेगा वही ग्रेविटेशन फोर्स कहलाएगा। समझ में आई बात? यही बात बता दी किसने? न्यूटन साहब ने। समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या कहा, भैया अगर इन दोनों का द्रव्यमान कम है तो कम आकर्षण बल लगेगा, और द्रव्यमान अधिक है तो आकर्षण बल अधिक लगेगा। ठीक, जैसे हमने कहा कि मान के चलिए ये आपका मार्कर है, ये डस्टर है। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। यही तो बताया उन्होंने कि दो वस्तुएं अगर ब्रह्मांड में उपस्थित हैं तो इन दोनों वस्तुओं में अगर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। ये सत्य है, ये बात बताई उन्होंने, और हम मान भी रहे हैं, इसको लेकर के चलते। तो हमने इन दोनों वस्तुओं को लिया और ये माना कि इनके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, बिल्कुल है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा वो वस्तु अधिक खींचेगी। किसको? उसका आकर्षण बल अधिक होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा वो वस्तु आकर्षित ज़्यादा करेगी। किसको? जिसका द्रव्यमान कम होगा। समझ में आई बात? तो इसका आकर्षण बल अधिक होगा, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? अधिक होगा। किसका? डस्टर का। बात समझ में आई? समझ गए होंगे, ये छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बात और बता दी इन्होंने। क्या बता दी भैया? इन्होंने ये कहा जो कह सकते हैं फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m1 और m2 के। ये बात इन्होंने बताई। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान यदि अधिक होगा तो आकर्षण बल का मान अधिक होगा या गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक लगेगा, और इन दोनों का द्रव्यमान क्या है? कम होगा तो आकर्षण बल कम लगेगा। सीधी सी बात, अभी हमने मार्कर और डस्टर के बारे में समझाया। समझ में आई बात? डस्टर का द्रव्यमान अधिक था तो उसके आकर्षण बल अधिक होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो आकर्षण बल कम होगा। सीधी सी बात, आपको ये याद रखनी है। इन्होंने ये बात बता दी। नोट करें इसके पॉइंट क्या हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान
अधिक होगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। ये बात बता दी इन्होंने। ठीक, अधिक होगा। ठीक, समझ में आई बात? मतलब अगर इनके बीच में द्रव्यमान अधिक है तो आकर्षण बल अधिक लगेगा, और द्रव्यमान कम है तो आकर्षण बल कम लगेगा। अब दूसरा पॉइंट देखें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है या कम होगा तो उन वस्तुओं के बीच में, तो ऐसा लिखें, उन वस्तुओं के बीच में, यदि किसी दो वस्तुओं, ऐसा लिखें, दो वस्तुओं के द्रव्यमान अधिक होंगे तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक होगा। यदि किसी दो वस्तुओं के द्रव्यमान कम होंगे तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। ठीक, सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता तो आकर्षण बल अधिक लगता, और इन दोनों वस्तुओं का अगर द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। बात समझ में आई? यही इन्होंने बता दी, किसने? न्यूटन साहब ने। अब अगला पॉइंट देखे क्या बताई, और इन्होंने एक बात और मैं बता दी इन्होंने। क्या बता दी भाई? समझो जरा। एक बात और बता बैठे, ये जल्दबाजी में क्या बता बैठे, देखे जरा। इन्होंने ये बता दिया भैया, जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगे किसके? त्रिज्या के। सॉरी, इनके दूरी, इनका जो बल होगा वो दूरी के व्युत्क्रमणानुपाती होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्त? इन्होंने ये बताया, जो इनकी बीच की दूरी होगी r² है। ठीक, इनके बीच में अगर जो दो पिंड थे, इन दोनों पिंडों के बीच में अगर दूरी अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। ठीक, बात नहीं समझ पा रहे आप लोग? कहने का मतलब है, अगर इनके बीच में दूरी अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, मतलब आकर्षण बल कम लगेगा, और अगर दूरी कम है तो आकर्षण बल अधिक लगेगा। समझ रहे बात को? अरे चुंबक लेना भाई, चुंबक को ले लेना। जब आप पास करोगे तो ज़्यादा खींचेंगी वो आपस में, है ना, ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब वो दूर होगी तो वो एक दूसरे को कम आकर्षित करेंगी, और कम आकर्षित करेंगे इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है, क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी अधिक है। ठीक, यही बात है, समझिए। अगर ये बताया कि F और R के बीच में दो संबंध बताए, क्या? अगर दूरी अधिक होगी इन दोनों के बीच में तो इनके बीच बल का मान कम लगेगा, मतलब आकर्षण बल कम होगा। अगर ये वस्तु पास होंगी, मतलब इनके बीच की दूरी कम होगी, इनके बीच की दूरी कम हुई तो आकर्षण बल अधिक लगेगा कि नहीं? एक दूसरे की ओर खींचेंगी तान के। तो ये समझ गए आप? तो इन दोनों पॉइंटों को भी आपको नोट करना। ठीक, देखे जरा क्या है ये सब, तो देखें। अब आपको क्या करना है, दो वस्तुओं या ऐसा लिखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी, या के बीच की दूरी लिख लें, के बीच की दूरी यदि कम होगी तो आकर्षण बल
तो आकर्षण बल क्या होगा, या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दूरी कम है तो आकर्षण बल अधिक लगेगा। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर दोनों वस्तुओं के बीच में या बीच की दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल कम लगेगा। याद रखना, बस इतने ही 2 पॉइंट याद करने हैं आपको, और क्या निकल के आता है फिर हम वो आपको बताते हैं। ठीक, तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखें जरा अब क्या निकल के आता है, इसके बारे में समझे आप। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरा निकल के आता है आपका क्या, इन्होंने ये बता दिया कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के। ठीक, फिर इन्होंने एक बात और बताई थी कि F जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² के। ये 2 बातें इन्होंने बताई। किसने बताई? ये न्यूटन साहब ने 2 बातें बताई थी, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बनाया कि F जो होगा वो इस तरीके से आपके समानुपाती होगा m1 और m2 के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r² के। ठीक, ये उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा और उनके द्रव्यमान के समानुपाती होगा। ये इन्होंने फॉर्मूला निकाल के रख दिया। लेकिन जब ये जो आपका ये चिन्ह है इसको हटाते हैं तो यहाँ पर F बराबर लिखते हैं G m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। अब ये जो G है वो क्या है, तो कह सकते हैं ये कांस्टेंट होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसे G को बोलते हैं। G क्या है तो लिख लेना है आपको, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या नियतांक। ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और F क्या है तो आपको लिख लेना है कि ये F जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। F जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है ये। ठीक, आपको इतना याद करना है और ये पॉइंट आपको नोट करते चलना साथ में। अब आपसे ये पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, मतलब ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसका मान कितना होता है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इसको सबसे पहले G का मान किसने ज्ञात किया था। तो याद रखना, ज्ञात करने की बात आती है तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने इसे क्या किया था, सबसे पहले ज्ञात किया था G के मान को। अब G का मान होता कितना, ये बात याद रखना है आपको। G का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, याद रखना ये इसका पूरा का पूरा मान होता है किसका, G का मान। G का मान कितना होता है, पहले तो इतना याद रखना, किसने इसे निकाला था या किसने इसे ज्ञात किया था G के मान को, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसे ज्ञात किया था। समझ में आई बात। और कितना होता है तो 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इतना याद रखना है आपको। और इसे किस नाम से जानते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से या गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। ठीक, बात समझ में आई। तो इतना नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग कुछ इसके जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो आपको कराते हैं। ठीक, नोट करें। देखिए हो गया होगा। देखिए अब आपको क्या मिलता है, कुछ क्वेश्चन जो मिलते हैं उनके बारे में देखें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल टाइप बनेगा, देखें कैसे बनता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि ज़मीन पर 2 गेंदें पड़ी हैं, 2 गेंदें
पड़ी हैं, जिनका द्रव्यमान 2 kg और 4 kg है, और 4 kg है, और इनके बीच की दूरी बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, या 10 मीटर लिख लें, 10 मीटर है। ठीक, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए। लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताएं, कितना लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, क्या होगा या कितना होगा, ये आपसे ज्ञात करता है। तो देखो दोस्त, हमने सीधा पढ़ा है कि F बराबर जो होता है Gm1m2 अपॉन में r² हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, आप समझिए, बस फॉर्मूला आपको रखा है और आपको लगाना है बस। G का मान हमें सबसे पहले रखना, कितना बताया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये एक आपका किसका मान हो गया ये। अब बात आती है M1 और M2 की। M1 कितना है 2 और M2 कितना है 4, ये रख लें। फिर इसके बाद में आपको क्या करना, अच्छा 5 कर लो, यहाँ पे 5 बेटर रहेगा कि दूसरी गेंद का द्रव्यमान जो है वो 5 का चाहिए। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है 10। ठीक, आपको और इसका स्क्वायर करना है, और 5 दूनी 10 हो जाता, और इससे एक काट देंगे तो 10 ही बचेगा। जब ये माइनस की 10 पावर नीचे आएंगी तो एक और ऐड हो जाएगी, तो ऊपर जाकर के माइनस की पावर बन जाएगी। 6.67 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन आ जाएगा ये, क्योंकि हमने बल निकाला था। तो ये टोटल निकल के आता है बल के बारे में कि कितना बल होगा, ये हमने ज्ञात किया। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना बल का मान होगा, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट करें, और क्वेश्चन सारे बनते हैं उनके बारे में बताते हैं, नोट करें। चलिए, हो गया होगा नोट। देखें भाई, अगला क्वेश्चन कैसे बनता है उनके बारे में हम लोग करते हैं। आपसे कहता है क्वेश्चन इस तरीके से कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखें। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये याद रखना आपको। क्या पड़ेगा, सुनो। अब हमने ये पढ़ा कि भैया इसके पिंड के बीच की दूरी आधी कर रहा, तो हमने अभी ये पढ़ा था कि F जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r²। के यही तो पढ़ा था। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, तो द्रव्यमान हमें लेने का कोई मतलब नहीं बनता। और इसने क्या कहा कि हम इनके बीच की दूरी को आधी कर दें। क्या कर रहा है, आधी। तो क्या होगा इसके बल के मान पर। तो याद रखें, अगर हम दूरी पहले मानी हमने कितनी, 1, अगर 1 हम लिखेंगे तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब है कि F बराबर 1 आ गया पहले, अगर हमने 1 दूरी मानी। अब वो कह रहा है 1 दूरी जो थी आपने मानी है पहले, अब उसे आधी करना है आपको। तो आपको क्या करना है कि F बराबर अगर 1 में आधे करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, F बराबर इस तरीके से जाएगा, 1/1/4 बचेगा। और यहाँ अगर आप मल्टीपल करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो F क्या होगा, F बराबर 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले F का मान कितना था, 1 था, और अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो कहने का मतलब है कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। मतलब अगर इनके बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने, किस तरीके से कौन सी चीज़ें होती हैं, वो एक एक पॉइंट लेके चलना आपको। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन और आपको कराते हैं, इसको नोट करें फिर देखें।
चलिए भाई, हो गया होगा। देखें, अब जैसे मतलब क्वेश्चन यही है, बस आपको क्या करना है, कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही था क्वेश्चन, क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इतना ही था क्वेश्चन। बस हमें क्या करना है, अभी दूरी इसने आधी की थी, अब दूरी को 2 गुना कर दिया गया, कह रहे हैं दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। याद रखो दोस्त, F बराबर 1/r² होता। तो जब हम इस कंडीशन को लेके जा रहे हैं तो 2 गुना दूरी को कर रहा है ये। पहले मान के चलिए हमने 1 सेंटीमीटर दूरी थी, तो r का मान 1 रखो इसमें, तो F बराबर अगर हम r रखेंगे तो 1/1 बचेगा, तो F का मान कितना आ गया, 1 आ गया पहली कंडीशन में। अब ये कह रहा है इसी 1 सेंटीमीटर को 2 गुना कर दिया जाए इसकी दूरी को। अब दूरी कितनी हो गई, 2। तो अब हमको क्या करना है कि F बराबर अगर हम देखेंगे कि तो 1/r², अब r की जगह कितना रखना है आपको, 2, तो F बराबर जो रखेंगे आप 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 1/4। मतलब कहने का ये है कि अगर आप दूरी को 2 गुना कर दिए हैं तो इनके बीच में लगने वाले बल का मान 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर पहले 1 बल लग रहा होगा तो अब जो लगेगा वो 4 बल लगेगा। मतलब कहने का है कि अब 1/4 गुना हो जाएगा बल। अगर वो पहले 4 लग रहा था तो अब 1 लगेगा अगर 2 गुनी दूरी कर दी तो, ठीक। मतलब पहले आपका बल लग रहा था कितना, 4, और अब बल लगेगा 1, तो कमी हो गई ना, क्योंकि दूरी बढ़ गई तो इसके बल का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, तो 4 गुना कम हो गया, ठीक। तो इसको नोट करें। इसके बाद में एक और क्वेश्चन कराते हैं, नोट करिए जल्दी। हो गया, चले। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, आपसे कह रहा है कि यदि 2 पिंड हैं, 2 पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, कितनी, 2 गुनी कर दी जाए, और उनके द्रव्यमानों को कितना, 3 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। देखो पहले m1 कुछ था और m2 कुछ था, अब वो क्या कह रहा है कि उनके द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया, मतलब अब 3 हो गया। अब कह रहा उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दें, पहले कुछ थी दूरी r, अब कितनी हो गई है, 2 गुनी। समझ रहे हो बात को, अब लगा दो F बराबर क्या होगा, g, ठीक। पहले g तो हम कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि पहले जितना होगा, तो अब क्या करेंगे 3 × 3 m1 m2, और दूरी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि F जो होगा वो 9/4 गुना हो जाएगा। समझ में बात, अगर आपकी दूरी को 2 गुना कर दिया आपने और द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया तो आपका जो बल का है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 9/4 जो इफेक्ट पड़ेगा किस पर, वो आपकी किस पर इफेक्ट पड़ेगा, बल पर पड़ेगा। मतलब ये इतना हो जाएगा, अगर पहले 4 था तो अब 9 हो जाएगा। समझ में बात, कहने का मतलब समझ गए आप, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो समझ गए। तो बस इसको नोट करो, फिर इसके बाद में और कुछ चर्चाएं करते हैं। चलिए हो गया होगा नोट। तो दोस्त आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और बस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसका रिवीजन करते रहें और लगातार तैयारी बराबर रखें। संडे को संडे मनाएं अच्छे से, लेकिन पढ़ाई के साथ संडे मनाएं, ना कि एंजॉय के साथ, ठीक है। तो हमने हम अपने बातों को विराम देते हैं, और अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।